चलिए जी, जीएसटी का टेक्निकली लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं। मॉड्यूल का भी लास्ट चैप्टर ही है। क्या है चैप्टर भाई? रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स वेटेज है 2 से 5 नंबर और कंटेंट बहुत सारा है। लेंदी चैप्टर है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बचे हुए 3-4 चैप्टर और हैं, अगर आपने देखे हो तो मैंने पहले ही बोले थे। पेमेंट ऑफ टैक्स, ई वे बिल, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स और टीडीएस। ये चारों चैप्टर मिलाकर 5-6 घंटे के होंगे शायद लेक्चर में। ये अकेला 6 घंटे खा जाएगा मेरे को लग रहा है, 5-6 घंटे। तो ये चैप्टर लेंदी है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले। वो चारों चैप्टर की तो मैं ऐप में आज ही अपलोड करा दूंगा आपको। मैंने बोला था एक एक बार ही देखना, जब आपकी इच्छा हो, जब सिंगल टाइम पढ़ना हो तभी पढ़ना और उसको देख लेना। तो जीएसटी के रिटर्न्स कैसे भरे जाते हैं, इसका आइडिया तो मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है। क्या कहा था मैंने? रेगुलर स्कीम वाले हर महीने या हर क्वार्टर, क्योंकि 2 टाइप के रेगुलर वाले हैं, एमआरएमपी और क्यूआरएमपी। किसी को याद आ रहा है? एमआरएमपी मंथली रिटर्न, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। तो टेक्निकली जीएसटी में रिटर्न के 4 सेक्शन है, 37, 38, 39, 40। मैं इसको याद भी ऐसे करूंगा, 37 का रिटर्न, 38 के रिटर्न, 39 के रिटर्न और 40 के रिटर्न। शुरुआत सबसे पहले से करते हैं। कौन सा रिटर्न फाइल करना सीखते हैं? 37 रिटर्न। इस रिटर्न को बोलो क्या कहा जाता है? आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न। बोलो किसका रिटर्न है? मैंने बोला था GSTR 1, जिसमें कि आपने क्या बेचा एक टैक्स पीरियड में, उसकी डिटेल देनी होती है। तो इस रिटर्न में नाम से पता पड़ रहा है कौन सी डिटेल जाती है? सप्लायर के आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। बोला वो 37 के रिटर्न में जाती है। तो हेडिंग तो लिख लो पहले। कल मतलब ये खत्म होगा चैप्टर मेरे ख्याल से, और परसों अपन वो टीडीएस इनकम टैक्स वाला पोर्शन खत्म करेंगे। फिर मैंने बोल ही दिया, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप सब आने के लिए तैयार हैं और जने कम होते जाएंगे तो फिर मतलब अगर सब जने आते रहेंगे तो आईटीआर का चैप्टर मंडे, मंडे को तो गुरु गोविंद सिंह जयंती रहेगी, तो शायद मंडे नहीं मंगलवार से अपन कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो अपलोड तो मैं उसको भी करा ही दूंगा, वो आपकी इच्छा पर रहेगा। अब सब आपकी इच्छा पर है, मतलब संडे के दिन मेन टॉपिक तो मेरा खत्म करा दूंगा। संडे तक तो आ ही जाओ, इसमें अमेंडमेंट भी खूब है। तो अब देखिए आप ध्यान से, 37 का रिटर्न। पहला पॉइंट, किसे भरना है 37 का रिटर्न? दिख रहा होगा आपको, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश। 37 का रिटर्न हर रजिस्टर्ड सप्लायर को भरना है। लिखा पढ़ी कुछ नहीं कर रहे हो अभी आप, है ना? हेडिंग लिखनी है। 37 का रिटर्न हर रजिस्टर्ड सप्लायर को भरना है, गुड्स या सर्विस। ऑब्वियसली रेगुलर वाले, यहाँ पे रजिस्टर्ड कौन से वाले? कंपोजिशन वाले नहीं आएंगे, वो सब भी पता पड़ भी जाएगा। हर रजिस्टर्ड सप्लायर को 37 का रिटर्न भरना है, यहां तक कि सीटीपीस को भी भरना है। सीटीपीस कौन है? दे आर ऑल्सो लाइबल टू फाइल 37 रिटर्न, पर इन लोगों को नहीं भरना। ये आप देखते जाइए फटाफट से। पहला बताइए कौन? आईएसडी। पता है ये भी रजिस्टर्ड होते हैं, 24 में कंपलसरी होते हैं ये, तो ये सब भी रजिस्टर्ड हैं, पर इनको नहीं भरना है 37 का रिटर्न। आईएसडी को नहीं भरना है, एनआरटीपी को नहीं भरना है, कंपोजिशन स्कीम वालों को नहीं भरना है। दिख रहा है क्या? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 51 वाले जो लोग हैं उनको नहीं भरना है।
ईसीओ जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करते हैं 52 में, उनको नहीं भर रहे हैं। पता है ये सब कंपल्सरी रजिस्टर्ड होते हैं, पर इनको नहीं भरना है जीएसटीआर में। और फाइनली एक और लास्ट नाम, OIDAR सेवा देने वालों को नहीं भर। तो फाइनल पहला प्रश्न तो आ गया। बताइए पहला प्रश्न और उसका जवाब। कौन से पर्सन को जीएसटीआर यानी 37 का रिटर्न भरना है? सबको भरना है, इंक्लूडिंग सीटीपीज एक्सेप्ट फॉलोइंग। फॉलोइंग में आपको याद ही है। तो आपको ये डायग्राम कुछ दिख रहा है? 37 के रिटर्न को जीएसटीआर 1 कहते हैं। अबे बोलो यार। तो देखो ये आपको देखो जो देखा है, पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी बराबर ऑल पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी माइनस, ये माइनस है, माइनस मतलब इनको नहीं भरना है। तो ये बस फटाफट से डब्बा बना लो और आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक पहले लिख देना, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, ऐसा लिखो। पहला पॉइंट लिखो, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, और फिर ये डायग्राम बना। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न और ये डायग्राम बना लो। अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो तो ठीक है, तुम जब आ रहे हो तो हिम्मत कर ही रहे हो, पर हिम्मत तो नहीं है मतलब, पर बैच तुम्हारा आलसी प्रूव हो रहा है। बाकी के बैच वाले 20 तारीख तक आते थे और सब आते थे, लास्ट समय तक तो ऐसा कुछ नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही ऐसा कर रहे हो कि हम तो घर पे पढ़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे भाई, ऐसा लगता नहीं है मेरे को। रिजल्ट डामाडोल नहीं हो जाता तुम्हारे? ओवर कॉन्फिडेंस की खाने तो नहीं हो तुम सब? ये वाले बच्चे तो पास हो ही जाएंगे, लास्ट दिन तक जो आएगा ना वो पास हो जाएगा। टैक्स में बोल रहा हूँ मैं तो, बाकी में तो तुम वैसे ही होशियारी हो। अरे बाकी में तो होशियार हो ना, वैसे ही पास हो जाएंगे। टैक्स में हो गया तो सब भी हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो कोई मैराथन वैराथन का जो मैं सोच रहा था मैराथन, वो कोई मतलब भी नहीं है। पता बड़े 2 जने उठ के आ जाए। मजा तब आता है जब जैसे 25-50 लोग आ गए, रिवीजन करके आए हैं सब जने, और बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है, पोसाता भी है। वही तुम बुला लूंगा तुम्हारे को और मैं भजता रहूं, बोलता रहूं हाँ ये बोलो बोलो करता रहूं, तो वाह। रिवीजन में क्या होता है कि मैं क्वेश्चन बोलना चाहिए और तुमको पीछे से आंसर बोलने चाहिए, फिर मजा आता है। मेरे को एक क्वेश्चन बैठे बैठे दिमाग में आ रहा है, वो टैक्स इनवॉइस में HSN कोड लिखना जरूरी होता है पर्टिकुलर में? क्या था रिलैक्सेशन, क्या याद है? 4 डिजिट 6 डिजिट वाला कानून, क्या कैटेगरी थी वो? एनुअल टर्नओवर। पिछले साल का अगर 5 करोड़ या उससे कम है तो 4 डिजिट B2B, 4 डिजिट B2C ऑप्शनल, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट ऑलवेज। ये याद, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि MCQ आ जाते हैं फिर लेने के देने पड़ते हैं, क्या मतलब। चलिए नाउ, ओ ले, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा क्या? ड्रॉप हो गया क्या? तो कोहली क्या कर रहा है?
तो उसको ड्रॉप क्यों नहीं करा? राहुल फाहुल ये कौन है पागल? 4 रन, मैच खत्म है भैया, है तो। वाह रे वाह। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन पहले लिख लिया। ये पूरा पूरा मत लिख देना भाई, ये लिखना था केवल ओ आइडिया, ये लिखा ना केवल, पता नहीं, ठीक है जो भी है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। 37 के रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है? वो तो तुमको बचपन से ही पता है, बताइए क्या है? GSTR1। तो लिख दो व्हाट इज द फॉर्म डैश GSTR1। और ध्यान रखना है दो टाइप से भरा जाता है, कुछ लोग मंथली भरते हैं, क्वार्टरली भी भरते हैं। फॉर्म लिख दो GSTR1 फॉर द मंथ और क्वार्टर। आइए जी, थर्ड प्रश्न बहुत इजी है। GSTR1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? जैसे याद है ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, वैसे ही GSTR1 फाइल करने की ड्यू डेट, बोलूं क्या? लिखा बेटे कुछ मत करना अभी। GSTR1 for a particular tax period is filed on or before the 10th day of immediately succeeding tax period। ठीक है, जैसे अप्रैल महीना है आपका टैक्स पीरियड, तो आपको GSTR1 भरना है 10 मई तक। अबे रुक जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखा बड़ी मत करना कुछ। ठीक है, अगले टैक्स पीरियड के बाद वाले महीने की 10 तारीख, बोलना क्या? यानी 1 से लेकर 10 तक आप कभी भर सकते हो, पर एक्चुअल में जो डेट चल रही है ना अभी वो ये है। वैसे 10 तारीख तक लॉ में लिखा हुआ था, पर सरकार ने नया टाइम लिमिट अभी ये इशू करा हुआ है, तो ये लिखेंगे अभी। अगर आप कौन सी स्कीम में चले जाते हो, हाँ मतलब वो वाली स्कीम में अगर आप चले जाते हो रिटर्न फाइलिंग की, तो आपको भरना है क्वार्टर के बाद आने वाली महीने की 13 तारीख तक GSTR। यानी कि 4 बार भरना है GSTR1, फिर दैट मीन्स तो अप्रैल मई जून का GSTR1 आपको 13 जुलाई तक भरना है, सिंपल। और अगर आप अदर हो मतलब मंथली वाले हो, तो फिर अगले महीने की 11 तारीख तक भरना है रिटर्न। मतलब अप्रैल का रिटर्न आपको 11 मई तक भरना है, मई का रिटर्न 11 जून तक भरना है, जून का रिटर्न 11 जुलाई तक भरना है। 3 बार भरना है फिर तो एक क्वार्टर के अंदर। क्लियर है? ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि हर व्यापारी को QRMP में आने का मौका मिलेगा। थोड़ा सोचो, अगर ऐसा है सरकार बोले कि QRMP में कोई भी आ सकता है, तो मंथली रिटर्न में कोई रहेगा ही नहीं। कौन चाहता है 12 बार रिटर्न भरे? 4 बार में काम हो जाएगा। ऑब्वियसली QRMP स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए लाई गई है। वो कौन है आगे पढ़ लेंगे व्यापारी। तो अगर QRMP वाले व्यापारी हैं तो ये ड्यू डेट है, अदर है तो ये ड्यू डेट है। अब आप लिख सकते हैं ड्यू डेट। हेडिंग लिख ली, ड्यू डेट। सिंपल सिंपल लिख लेना। पहला QRMP बराबर अदर बराबर ये दोनों। तो सिंपल 3 क्वेश्चन हो गए। किसे भरना है, फॉर्म क्या है, कब तक भरना है।
आइए जी। अब जैसे मैंने आपको बोला था एक बार पहले भी कि क्यूआरएमपी वाले जो व्यापारी हैं ये अपना जीएसटी आर वन क्वार्टरली भरते हैं। अब क्वार्टरली अगर रिटर्न भरेंगे तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्वार्टर के एंड में जमा होगी, और क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्वार्टरली जमा होगी तो सामने वाले को क्रेडिट में दिक्कत आने वाली। याद है कंडीशन 2, जब तक सप्लायर अपलोड नहीं करेगा अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल 1 में, तब तक आपको 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मैंने आपको उसी समय एक बात बोली थी कि भले रिटर्न क्वार्टरली भरना है, पर ये अपने आउटवर्ड सप्लाई के जो इनवॉइसेस है ये लगातार मंथली बेसिस में क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? रिटर्न पर अपलोडिंग ऑफ द इनवॉइसेस मंथली करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, ताकि क्रेडिट फ्लुएंटली रिसिपिएंट्स को मिल पाए। तो उनके लिए फैसिलिटी चल रही है, पहले भी नाम आया था, क्या नाम है इस फैसिलिटी का? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी। लिख लीजिए। चौथा पॉइंट। चलिए यहां पे नोट करें, ये फैसिलिटी में क्वार्टर के पहले 2 महीने के ही इनवॉइस फर्निश किए जाएंगे, क्योंकि थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर का इनवॉइस तो 1 में फर्निश कर देना। आप नहीं समझ रहे आधे लोग, समझे मेरी बात को? ये फैसिलिटी कौन से महीनों के इनवॉइसेस के लिए आई है? फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर के तीसरे महीने के इनवॉइसेस का क्या करना है? वो तो वैसे GSTR 1 में अपलोड हो जाएंगे ना, भरोगे ना आप तो तीसरे महीने के एंड में तो GSTR 1। तो इसलिए पहले आप पढ़ेंगे IFF is a facility provided to QRMP to file their detail of outward supply of first 2 month of the quarter to pass on the credit to their recipient। तो इसका पहला पॉइंट बना के लिखना है ना, इसका पहला पॉइंट। IFF is a facility provided to QRMP to file their detail of outward supplies of first 2 month of the quarter to pass on credit to their recipients। हाँ, ये वापस से ये लिखने के बाद एक और चीज बताई दूं, ये ऑप्शनल है। मतलब अगर सप्लायर क्वार्टर के पहले 2 महीनों की इनवॉइसेस अपलोड नहीं करना चाहता IFF के थ्रू, वो सारे एक ही साथ अपलोड करेगा 1 में, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? बी पॉइंट लिख लेना। ये लिख रहा है, सेकंड पॉइंट में लिख दो, IFF is not mandatory but an optional facility। भले ऑप्शनल है पर हर सप्लायर इसको यूज करता ही होगा, वरना उसके रिसिपेंट्स को दिक्कत आ सकती है। पर हाँ, B2C वाले धंधे में तो जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या बोला मैंने? ये B2C धंधे में तो इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? भले बिल 3 महीने में डालो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सामने वाले को कौन से क्रेडिट चाहिए?
अब इधर से थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे फर्निश करनी है डिटेल पे ध्यान दीजिए. द इनवॉइसेस आर टू फर्निश इन आईएफएफ बिटवीन 13th day of succeeding month. After 13th of month, this facility previous one will be available. मतलब जैसे एक क्वार्टर पकड़ लो कोई सा भी, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल के इनवॉइसेस आप आईएफएफ के थ्रू अपलोड कर सकते हो. क्या डेट है उसकी? 1 मई से 13 मई के भी कर सकते हो, 1 जून से 13 जून. जून के तो कर ही नहीं सकते. जून वाले तो GSTR 1 ही भरना है 1 से 13 जुलाई के बीच में, उसमें कर देना. आ गया ना? तो सिंपल ही है. लिख दो पॉइंट नंबर कौन सा, सी है. फिर एक जो आईएफएफ में बिल अपलोड कर दिए मैंने, वो GSTR 1 में वापस अपलोड करने. अरे ठीक है, अरे अप्रैल का बिल आईएफएफ में अपलोड कर दिया मई में, मई का जून में कर दिया, तो जुलाई में जब GSTR 1 भरेगा सप्लायर, तो जून के बिल अपलोड करेगा GSTR 1 में, और बाकी 2 महीने की अपलोडिंग की वापस कोई जरूरत नहीं है, डबल नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा सा और अपलोड करें, बाकी नहीं करे 50, तो कर सकते हो. सब आपका कॉम्बिनेशन है, आप देखो जो देखो. ये चलो बता रहा हूँ. जैसे मैंने जो बोला, देखो लास्ट लिखेंगे नहीं, मतलब देखो क्या लिखा है. If a registered person does not opt to upload invoice using IFF, then he has to upload invoice detail of all the 3 months in GSTR 1. ये सारे GSTR 1 में अपलोड कर दो. चलिए गए. 5वां केस इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में. क्या है भाई? What are the cases where registered person is debarred from furnishing detail of outward supply in GSTR 1/IF? ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं डाल पाएगा? कहां पे? GSTR 1 या IFF? अगेन, शायद इन सप्लायर ने कुछ गड़बड़ की होगी, और उस गड़बड़ के चक्कर में इनको क्या सजा मिल रही है? They are not allowed by portal to upload the detail of invoices in GSTR 1/IF. कुछ तो गड़बड़ की होगी. तो वो केस कौन कौन से? आइए जी, रूल 59(6) में लिखे वो केसेस. हेडिंग लिख ली? हेडिंग लिखो पहले. फर्स्ट है, a registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply in GSTR 1 if he has not furnished the return in form 3B for the preceding month. अगर सप्लायर ने पिछले महीने 3B 39 का रिटर्न है, तो वो करंट महीने
STR1 अगर लास्ट महीने का 3B नहीं भरा तो करंट मंथ का GSTR1 आप नहीं भर पाओ, पहला केस। ये तो हो गए MRMP वालों की बात चल रही है। अब इसी में QRMP वाले देखिए, अगर QRMP में चले जाते हो आप और आपने क्या नहीं भरा बताइए, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का GSTR, देखो यहाँ पे क्या करा, मंथली रिटर्न वालों के लिए क्या बोला, प्रीसीडिंग मंथ का, क्योंकि तो मंथली भर रहे होंगे, और QRMP वाले का क्या बोल दिया, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का। लॉजिक एक ही है। QRMP वाला व्यापारी भी GSTR1 और IFF में बिल अपलोड नहीं कर पाएगा अगर उसने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का 3B नहीं भरा। दोनों एक जैसी चीजें हो गई। वापस से बोलता हूं, मंथली रिटर्न वालों के लिए क्या लैंग्वेज है, प्रीसीडिंग मंथ का 3B नहीं भरा, और QRMP वालों के लिए प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का 3B नहीं भरा। क्वार्टर मतलब हो गया टैक्स पीरियड। दोनों तो लिखो चलो, ये MRMP और ये QRMP साइड में लिख देना। दोनों की लैंग्वेज एक ही है। एक में लिखा है प्रीसीडिंग मंथ का 3B नहीं भरा, एक में लिखा है प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का 3B नहीं भरा। तो इंटरप्रिटेशन सही करना, ऊपर वाली किसके लिए बात कर रहे हैं, वो मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट वालों की बात कर रहे हैं, और सेकंड QRMP वालों की बात कर रहे हैं। ओके, तीसरा है, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन डिवाइड हो गया जिसको इंटीमेशन भेजा हुआ है पोर्टल की तरफ से, कौन से प्रोविजंस के तहत, रूल 88C1, शायद इसी चैप्टर में भी आ जाएगा रूल 88C1 के, ये रही, आ ही गया। रूल 88C हैज बीन डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन दिस चैप्टर, बाद में पढ़ लेंगे, चल लिख दीजिए अपनी बात। तीसरा रीजन बताइए, कौन से व्यापारी डिवाइड हो गए तीसरे, ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी जिनको इंटीमेशन मिला है पोर्टल की तरफ से, पोर्टल से मतलब ऑटोमेटिकली मिल गया है, कौन से रूल के तहत, 88C। हो गए तीनों। एक और आ गया, ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी जिसे इंटीमेशन दिया गया है कॉमन पोर्टल के अंदर, कौन से रूल का भी है, रूल 88B, ये भी बाद में ही जाएगा, पढ़ लेंगे जो रूल 88C 88D क्या है। और एक और व्यापारी जो डिवाइड हुए हैं वो है रजिस्टर्ड पर्सन
not furnish the detail of bank account as per rule 10 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 10 है। याद है रजिस्ट्रेशन के समय अगर बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दी तो बाद में दे सकते हैं। ये रूल 10 का ब्रीच करने पे कैंसिलेशन भी हो जाता है, वो भी रीजन था, वहां पे भी था। तो जिन व्यापारियों ने रूल 10 का ब्रीच करा है उनको भी GSTR1 और IFF में बिल अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। 5 व्यापारी हैं टोटल। क्या है क्वेश्चन, बोलिए वापस से। क्वेश्चन क्या था? कौन से सप्लायर्स को रोका जाएगा GSTR1 और IFF में इनवॉइस अपलोड करने के लिए? टोटल 5। फर्स्ट, MRMP वालों ने अगर पिछले महीने का 3B नहीं भरा, QRMP वालों ने पिछले टैक्स पीरियड का 3B नहीं भरा, रूल 88C का इंटीमेशन जिनके पास आया, रूल 88D का इंटीमेशन जिनके पास आया, 10A का जिन्होंने ब्रीच करा, रूल 10। एक और चीज सुन लेना, टैक्स पीरियड खत्म होने से पहले GSTR1 नहीं भर सकते आप। मतलब अप्रैल का GSTR1 1 मई से भर सकते हो। 1 मई से चालू करेगा पोर्टल अलाउ करना अप्रैल का GST। अप्रैल खत्म होने से पहले दे सलो कर ही नहीं सकते। यूं नहीं कि सर 30 तारीख को भर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, 1 तारीख से फैसिलिटी चालू, 1 से 11 तक, QRMP वाले 1 से 13 तक। अरे बोलो ना, ठीक है। तो एक नोट करके या कहीं पे भी ऐसे लिख दो, इसी के नीचे डब्बे में जैसे लिखा था, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। बस ये एक्सेप्शन है। कैजुअल टैक्स पेयर भर सकते हैं। अब आपको पता है कैजुअल टैक्स पेयर तो अपनी दुकान कभी भी बंद कर सकते हैं बीच में। तो कैजुअल टैक्स पेयर, मानो 20 अप्रैल को दुकान बंद कर दी उसने, तो जब दुकान ही 20 अप्रैल को बंद कर दी तो अप्रैल का GSTR वो 20 अप्रैल के बाद भी भर सकता है। अभी टैक्स पीरियड खत्म नहीं हुआ है, फिर भी भर सकता है। और दूसरा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन क्या करा लिया, कैंसिल, तो 2 एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना इस रूल के। हटा दो। आइए, कंटेंट ऑफ GSTR1 में क्या क्या आना चाहिए, ये आप रहने दो इसको, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, रीड भी मत करना। आइए, ये काम की चीज है, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन GSTR1/IFF। ये तो पता है कि GSTR1 और IFF में आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जा रही है। कौन सी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, किस प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल? सुनिए अब आप, ये टॉपिक लिखिए।
टॉपिक बोलना तो क्या है, मुंह से खोलो और बोलो। व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स है ना, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स। अब आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, बी टू बी, बी टू सी। तो कैसे डिटेल देनी है, बी टू बी सप्लाईज करी तो कैसे डिटेल दोगे, बी टू सी करी तो कैसे दो। हेडिंग होगी। इस चैप्टर का क्वेश्चन वैसे ऑप्शन पे भी निकाल सकते हो, केवल और केवल एमसीक्यू के अंदर आप निकाल नहीं पाओगे, तो इसलिए डेटे वेटे सब याद रखनी पड़ेगी आपको। अब सुन लीजिए, ये जो दो टाइप की सप्लाईज है, इनकी तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है जीएसटीआर में। क्या देनी है, मतलब एक एक बिल को अलग अलग अपलोड करना है। अगर 1000 बिल है तो 1000 के 1000 बिल अपलोड करना। और ये वाले के लिए आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड डिटेल। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डिटेल्स, टू टाइप, इनवॉइस वाइज डिटेल, कंसोलिडेटेड डिटेल। बोलो क्या आंसर बोलो पहले। अब किन किन की इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है सप्लायर को, तो देखिए, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, कोई सी भी सप्लाई हो जो किसको करी है, मतलब कौन सी सप्लाई की बात होगी, बी टू। अगर सप्लायर ने बी टू बी सप्लाई की है तो बी टू बी सप्लाई के इनवॉइसेस की डिटेल इनवॉइस वाइज ही देनी है। बोलो ये लाइन जल्दी से, बी टू बी सप्लाई के इनवॉइसेस की डिटेल इनवॉइस वाइज ही देनी है। बोलो अब ये जरूरी है, तो एक अलग अलग चीज सबको अलग अलग क्रेडिट पहुंचेगा ना इसे। अब ध्यान से सुनो, अगर इंटर स्टेट सप्लाई की है किसको, और इनवॉइस वैल्यू कितने से ऊपर की है, तो बी टू सी सप्लाई की भी इनवॉइस वाइज डिटेल की जरूरत है। तो बी टू बी इनवॉइस वाइज वॉट एवर द अमाउंट कंपल्सरी, बी टू सी इंटर स्टेट वैल्यू मोर देन 1 लाख इनवॉइस वाइज कंपल्सरी। बाकी फिर कंपल्सरी नहीं है तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा। कंसोलिडेटेड फिर क्या क्या बच गई बताओ, इंट्रा स्टेट बी टू सी कंसोलिडेटेड, और इंटर स्टेट बी टू सी वैल्यू 1 लाख से नीचे है कंसोलिडेटेड चलेगी। अरे इसको पढ़ लोगे तो उल्टा अपने आप ही हो जाएगा ना। आप तो ये लिख लेना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं। अरे इसका उल्टा जो बचा वो कंसोलिडेटेड हो गई ना यार। सीधे बात बता दो, इनवॉइस वाइज डिटेल किस किस की देनी है ये याद रख लो आप। बताओ, ऑल बी टू बी सप्लाई, इंटर इंटर भी बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है, ऑल बी टू बी सप्लाई। और इंटर स्टेट नहीं, ऑल बी टू बी की तो जरूरत होगी, और किसकी है पूछ रहा हूँ, और इंटर स्टेट बी टू सी वैल्यू मोर देन 1, बस हो गया और क्या। अरे आगे आंसर है यार, याद हो गया सबको, मतलब याद कर लोगे बाद में भी, सिस्टम आ गया ना सबको सबने। तो बस मैं लिखा रहा हूँ वही लिख लो आप। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ फॉलोइंग सप्लाई। नहीं लिखा है, देखो पहला पॉइंट सही है। अबे हाँ है ना तो बोल दो। सेकंड है इंटर स्टेट बी टू सी सप्लाई, इफ वैल्यू वैल्यू एक्सीड
वैल्यू एक्सीड 1। ये अमेंडमेंट हुआ है, पहले ये नंबर शायद अलग था, 2.5 लाख था शायद, तुम्हें को याद। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिस्टर एक्स वाई मेक इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 10,000 and 50,000 to Mr. AB, a registered person, and 1 lakh to Mr. DE, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, 10,000 की सप्लाई तो रजिस्टर्ड को करी, 50,000 की अनरजिस्टर्ड को करी इंट्रा। ही ऑल्सो मेक इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 1 lakh एंड 45,000 टू मिस्टर आर एस, रजिस्टर्ड पर्सन, 90,000 ओपी अनरजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड को करी, ये अनरजिस्टर्ड को करी। एक्स वाई विल रिपोर्ट इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई टू ए बी एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ आर एस। तो ये दोनों तो आपको इनवॉइस वाइज ही करनी है, 10,000 और 1 लाख वाली तो। और ये दोनों का आप चाहो तो कंसोलिडेटेड कर सकते हो। देखो ये इंटर है पर 45 ही है, तो 1 लाख से नीचे है, और ये तो वैसे ही कर ही सकते थे, तो ये कंसोलिडेटेड डिटेल कर सकते हो आप। ये तो आता ही है आपको, एचएसएन कोड का नंबर दो, अरे बोलो। तो हो चुका है, ये आया है वो, याद है आपको, एक GSTR 1 के साथ इसका भाई आया GSTR 1 है, जो मैंने कहा था कि पहले तो नहीं था, अभी रिसेंटली इन्होंने अमेंड करके जोड़ा हुआ है, तो अब आपको समय आ गया ये लिखने का। However, the detail of outward supply furnished in the current period amended। क्या हुआ मतलब, अगर मैंने GSTR 1 में कोई आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दी एक बार, और कुछ आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल में देना भूल गया, तो वो जो बची हुई डिटेल है मैं 1A में फाइल करके अमेंड कर सकता हूँ। वही है, एक बार अब आप पढ़िए, इसकी हेडिंग लिख लीजिए मैंने। In cases where a taxpayer, after having filed form GSTR 1, realized that some amendment downward or upward is required to be made in his tax liability in GSTR 1, an optional form GSTR 1A is provided to him। ये ऑप्शनल है, मतलब ऐसा नहीं कि करना ही है मेरे को कोई अमेंडमेंट, ऑप्शनल है पहले। तो पहला तो लिख ही लो। ये लिख दो इसका पहला पॉइंट, इट इज एन ऑप्शनल फॉर्म। ये ऊपर ही ब्रैकेट में फॉर्म लिख देना इसका, GSTR 1 है अमेंडमेंट का फॉर्म, और इसे लिख दो पहला पॉइंट, इट इज एन ऑप्शनल फॉर्म टू मेक एन अमेंडमेंट।
चलिए, this allow him to add any particular of current tax period missed out in reporting in GSTR 1 of current tax period or amend any particular already declared in GSTR 1 of current tax period including those declared in IFF for the first and second month of the quarter if any. इससे क्या हो गया, मैंने बता ही दिया था, मैं दो काम कर सकता है सप्लायर, अगर कोई डिटेल नहीं दी वन में तो वो डाल सकता है, और अगर कोई डिटेल दे रखी है उसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है। मतलब जैसे कोई बिल 1 लाख की बिल वैल्यू का बिल अपलोड करा हुआ है पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए करनी थी, तो उसमें आप अमेंडमेंट करके 50,000 रुपए उसके अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप की चीजें हो सकती है, एक बार सुन लेना। दिस अलाउ हिम टू ऐड एनी पर्टिकुलर ऑफ करंट टैक्स पीरियड मिस्ड आउट, समझ गया? मिस्ड आउट मतलब भूल गए, तो वो इसमें डाल सकते हैं आप। और अमेंड एनी पर्टिकुलर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन फॉर्म GSTR 1। लिख दो बी पॉइंट, क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक GSTR 1A में जो डिटेल सप्लायर ने GSTR 1 में मिस हो गई वो डिटेल दे सकते हैं, और जो डिटेल ऑलरेडी सप्लायर 1 में दे चुका है उसको अमेंड कर सकते हैं। और ये अमेंडमेंट का टाइम लिमिट बहुत सीधा है, एक बार पहले लिख लो सेकंड तो। अमेंडमेंट कब कर सकते हैं? 1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने से पहले। पहले क्या बोला मैंने? 1A में अमेंडमेंट कब तक कर सकते हैं बताइए? 1A के थ्रू अमेंडमेंट कब कर सकते हैं? 1 फाइल करने के बाद, 3B फाइल करने से पहले। तो यार बोलो तो क्या? 3B वो जो 39 वाला रिटर्न, मेन रिटर्न होता है। अरे बोलो ना, सी पॉइंट में। बता दूं? ये अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें आएगी। अभी सप्लायर ने 1 में डिटेल दे दी तो वो 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो 1 की डिटेल 2B में कब रिफ्लेक्ट होगी, वो टाइम लिमिट होता है। जब आप 2B पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि कब रिफ्लेक्ट होती है। तो हो सकता है 1 की डिटेल 2B में उसी महीने रिफ्लेक्ट हो जाए जिस महीने आपको क्रेडिट चाहिए, और हो सकता है 1A की जो डिटेल है वो 2B में अगले महीने रिफ्लेक्ट होने लगे। ये भी आपको पता पड़ेगा जब अपन 2B पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये क्या बकवास है? की फीचर्स क्या लिखा हुआ है? ये कोई दमदार चीज है? बाकी देखते हैं। GSTR विन एज ऑप्शनल फैसिलिटी, ठीक है। इट कैन बी फाइल्ड ओनली वंस फॉर ए रिटर्न पीरियड। हाँ, एक ही बार होता है ये, 1A एक ही बार भर सकते हो।
अरे ये नहीं कि सर वने वन्ना 8 तारीख को भर दिया, फिर एक अमेंडमेंट वने में 10 तारीख को कर दिया, फिर एक और अमेंडमेंट 12 तारीख को करना चाहता हूँ, फिर एक और 13 को करना चाहता हूँ, 3B की डेट तो 20 तारीख आएगी। आपने कहा था ना वन के बाद 3B के पहले कभी भी, तो बार बार कर देता हूँ अमेंडमेंट। ऐसा नहीं है। वने कितनी बार होगा? वंस। ये भी जाओ तो लिख लो एक बार क्या है ये। तुम तो पॉइंट बना बना के लिख दो, ABCD जो भी चल रहा है। इट कैन बी फाइल्ड ओनली वंस फॉर अ रिटर्न पीरियड। अबे बोलो ना मुझे, क्या लिखा है? एक ही बार भरना है ये वन है, यूं नहीं बार 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 भरते हुए उसको। ध्यान रखना, अप्रैल के वने में अप्रैल के अमेंडमेंट होंगे। क्या बोला मैंने? हाँ, पता पड़े मार्च का कोई अमेंडमेंट है तो वने में मत कर देना, अप्रैल के वने में। अरे समझ में आ गया? क्या है यार, ये भी चीजें क्या लिखाने की चीजें। ऑब्वियसली अब देखो ध्यान से, वन में आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई 10 लाख की। यार ये मैं लिखाने की जरूरत क्या है, तो वैसे समझ में आ जाती है। वन में आपने अपनी डिटेल दिखाई आउटवर्ड सप्लाई की 10 लाख की, वन में आपने और 10 लाख की दिखा दिया आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, एडिशन कर दिया। तो अब आपका 3B 20 लाख दिखाएगा। अरे 3B में कितनी आउटवर्ड सप्लाई आ जाएगी? हाँ, दोनों नेट करके आ जाएगी। ये लिखा नहीं रहूंगा, ये दोनों लिखो और 1A के थ्रू जो ITC आएगा वो रिसिपिएंट के 2B में आने लग जाएंगे। अरे 1 से 2B बनता है ना, तो 1A के अमेंडमेंट से 2B भी क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। थोड़ा सा और दिमाग लगा लो आप, अगर आप QRMP वाले सप्लायर सोचो थोड़ा, तो आपने पहले 2 महीने की इनवॉइसेस की डिटेल तो IFF में दे दी होगी, दे सकते हो मतलब। फिर GSTR 1 में आपने बचे हुए दो जो डिटेल आपने IFF में नहीं दी वो और तीसरे महीने की दे रहे हो, यस और नो? तो ध्यान रखना, GSTR 1 है यूनी की पहले 2 महीने का सप्लाई के लिए बन जाएगा। IFF में जो बिल अपलोड करे उसका GSTR 1 मत बनाना। GSTR 1 है तो क्वार्टर के एंड भी बनेगा। जैसे क्वार्टर का एंड हो गया, आपने GSTR 1 बना दिया, उस GSTR 1 में आपने पूरे क्वार्टर की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दी, इंक्लूडिंग वो भी आ चुकी है, क्या नाम है, जो 2 महीने में आपने काम में दे रखी थी IFF में। और उसके बाद कोई अमेंडमेंट करना है तो 1 के बाद आप कर ले। वो 2 महीने के अमेंडमेंट नहीं करने बीच बीच में IFF वाले, 1 के बाद ही होगा अमेंडमेंट। आई 1 के बाद ही बने भरेगा, बोलना तो लाइन क्या बोला मैंने? तो 1 कब भरेगा जी QRMP वाला? 1 कब भरता है QRMP वाला? क्वार्टर के एंड में भरता है। क्वार्टर के 2 महीने के डिटेल भले वो दे देता है IFF में, पर 1 तो वो क्वार्टर के बाद ही भरता है, उसके बाद ही बने भरना है, ये ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। क्या ऐसा कुछ भी अब लिखाने लायक मेरे को नहीं लगता है, चलो आगे चलो। अगला लिखिए अब आप, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिख लीजिए, या ये लिख दीजिए अमेंडमेंट ऑब्लिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ ऐसा करके। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए आप,
एक सप्लायर है एक्स, इसने अपना अप्रैल महीने का GSTR 1 भरा। क्या डेट है इसकी? लास्ट ड्यू डेट क्या है? 11। अभी ध्यान से सुनते रहना। मान लीजिए इसने अपना GSTR 1 7 मई को भर दिया, 11 मई तो ड्यू डेट है, एक्चुअल डेट तो इससे पहले भी आ सकती है। भैया बोलो जल्दी जल्दी यार। तो इसने अपने अप्रैल का GSTR 1 7 मई को भर दिया और अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दी। अब अगर इसको दी गई डिटेल में कोई एडिशन करना है या अमेंडमेंट करना है तो GSTR 1 तो 1A तो अभी चालू है। अरे पहले तो था ही नहीं है, 1A तो अभी चालू है। तो अभी तो वो क्या कर पाएगा कि अगर मान लो कि 7 मई को ये भर दिया और 3B से पहले पहले वो चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है, किसके थ्रू? 1A के। पर मान लीजिए कि 1A में उसने अमेंडमेंट नहीं करा और 3B का भी टाइम आ गया, रिटर्न सब भर गया, सब खत्म हो गया मेरा, उसके बाद उसको आने वाले किसी 2-4 महीने बाद अमेंडमेंट करने की इच्छा है। जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि मार्च का कोई अमेंडमेंट है तो वो अप्रैल के बने में नहीं हो पाए, और मार्च का अमेंडमेंट अप्रैल में याद आ गया तो यार जरूरी थोड़ी ना है कि जो भी आपके अमेंडमेंट्स है वो आपको हाथों हाथ याद आ जाएंगे। अभी 7 तारीख को तो आपने GSTR 1 भरा, 2 दिन में ऐसा क्या खबर पड़ गई कि आपको 1A भरना पड़ गया? टेक्निकली 1A तो बहुत ऐसे लोगों में काम आएगा जिसमें कि आपने कोई बिल अपलोड करना भूल गया, अरे याद आ गया कि यार ये बिल बुक तो छूटी गई, अबे नंबर ऑफ बिल कटे, उसमें से हो सकता है कि भैया 150 बिल अपलोड नहीं हुए, फिर वो रिसिपेंट के फोन आने लग गए कि हमारे 2B रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। तो हो सकता है कि उनके थ्रू आपको पता लग जाए कि यार कुछ बिल अपलोड होने से रह गए, फिर आपने 1A भर के अपलोड कर दिए, खत्म हो गया काम। पर अगर मानो कि वो पूरा टैक्स पीरियड ही गुजर गया, मतलब 3B भी निकल गया, सब हो गया, भर गया, सब कुछ आपके साथ हो गया, उसके बाद कोई अमेंडमेंट करना है, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, तो कैसे करें? तो इसका जवाब सुन लीजिए पहले। GST में कोई भी रिटर्न रिवाइज नहीं होता है। क्या बोला मैंने अभी? एक बार तेज बोलो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला मैंने? मतलब कि अगर आपको पुरानी कोई चीजों में चेंजेस करने, तो जो चीजें आपने एक बार फाइल कर दी वो फाइल हो गई, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। हर एक टैक्स पीरियड में जो रिटर्न होते हैं उसके एक अमेंडमेंट टेबल होती है, उसके अंदर क्या होती है बताइए? मतलब जैसे मैं मई का रिटर्न भर रहा हूं 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई के दिन मैं मई के रिटर्न में क्या कर रहा हूँ? सॉरी, मई का रिटर्न भर रहा हूँ 11 जून को। अब मैं जब जून में रिटर्न भर रहा हूँ GSTR 1 तो मई की डिटेल दे रहा हूँ, पर उस रिटर्न में एक अमेंडमेंट टेबल की भी कॉलम होता है। क्या होता है बताइए? प्रैक्टिकली जब आप करोगे ना रिटर्न भरोगे तो आपको दिखेगी अमेंडमेंट टेबल दिखेगी। उस अमेंडमेंट टेबल में क्या कर सकते हैं? कोई पुराना टैक्स पीरियड का अगर कोई डिटेल छूटा हुआ है तो वो मैं वहां पे ऐड कर सकता हूं। तो आई कैन रेक्टिफाई माई रिटर्न, या ऐसा बोल देता हूं आई कैन अमेंड माई रिटर्न, बट आई कैन नॉट रिवाइज माई रिटर्न। तो जो रिटर्न मैंने भर दिया वो तो भर दिया, और कोई चीजें छूट गई तो मैं लेटर ऑन बाद वाले रिटर्न्स में क्या कर सकता हूं? अमेंडमेंट कर सकता हूं, रेक्टिफिकेशन ऐसा कर सकता हूं। इनकम टैक्स में उल्टा होता है, इनकम टैक्स में रिटर्न रिवाइज होते हैं। मतलब जैसे जैसे मानो कि मैंने अपना एक बार रिटर्न भर दिया और उसमें कोई इनकम दिया, तो फिर मेरे को वापस एक नया रिटर्न भरना है जिसमें सारी चीजें वापस दिखानी पड़ेगी A to Z, और वो नया रिटर्न रिप्लेस कर लेगा किसको? पुराने को, पुराना कट हो जाएगा। यहाँ पे पुराना कट नहीं होता है, जो हो गया जो होना था, भूल गए कोई बात नहीं, अगले महीने में अमेंडमेंट टेबल में अमेंडमेंट कर दो, जब याद आए जब अमेंडमेंट कर देना। अरे बोलो तो सही यार। इनकम रिटर्न रिवाइज होते हैं, बोलना क्या? GST के रिटर्न होते हैं अमेंडमेंट में। व्हाट इज रिवीजन? पूरा भरो, पूरा सब कुछ करो, पुराना खत्म कर देंगे, जीरो हो गया। यहाँ पे जो पुराना है वो तो है ही है, कुछ एक्स्ट्रा करना है तो चेंज कर लो आगे वाले अगले महीने की रिटर्न में। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है फिर इसके अंदर, क्या है कि अगर कोई प्रायर पीरियड अमेंडमेंट करने हैं मेरे को, क्या बोला मैंने? और 1A में नहीं करे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास 1A भी एक ऑप्शन है अमेंडमेंट के लिए। अगर कोई प्रायर पीरियड अमेंडमेंट है और मैं करना चाहता हूं बाद में कभी, तो उसको करने का एक टाइम लिमिट है बेटा।
वो टाइम लिमिट आप देख लीजिए, ये टाइम लिमिट देख लीजिए क्या है। ये टाइम लिमिट वही है जो ज्यादातर अभी दोनों केसेस में आया था, दो जगह आ गया ये टाइम लिमिट। आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट और क्रेडिट नोट की डिटेल देने की लास्ट डेट। क्या है ये बताइए, क्या है वो डेट? 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ सच डिटेल रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ये पढ़िए। An entity has furnished the annual return for previous financial year on 15 अगस्त in the current financial year। मैंने annual return पिछले साल को है और एक एरर का पता लगा, पिछले साल की कोई एरर का पता लगा। मानिए नवंबर 2024 की कोई एरर है और इस एरर का पता मुझे लग रहा है नवंबर या सॉरी अक्टूबर 2025। तो क्या मैं अक्टूबर के रिटर्न में नवंबर 24 की एरर को रेक्टिफाई कर सकता हूं? ये डिसाइड करते हैं। तो चलो चेक करते हैं ये कौन से साल की डिटेल है, ये कौन से साल की डिटेल है। तो 24-25 की डिटेल को अमेंड करने की लास्ट डेट क्या है? अगले साल की 30 नवंबर, यानी कि एक डेट क्या हो गई 30 नवंबर 25 और दूसरी डेट क्या होगी इस साल का एनुअल रिटर्न भरने की डेट। तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल में आ जाऊं तो अक्टूबर 25 का रिटर्न कब भरूंगा? 30 नवंबर से पहले भरूंगा। अरे थोड़ा तो सोचो, अक्टूबर में पता लगी ना मेरे को डिटेल, तो अक्टूबर का GSTR1 तो मैं 11 तारीख को भर दूंगा, जो 30 नवंबर से क्या आ जाती है पहले। तो मैं 11 नवंबर के GSTR1 में नवंबर 24 की एरर को क्या कर सकता हूं, रेक्टिफाई कर सकता हूं, बशर्ते इससे पहले मैंने 24-25 का क्या ना भर दिया हो एनुअल रिटर्न। पता पड़े कि इस तारीख से पहली 24-25 का क्या भर चुका हूं मैं एनुअल रिटर्न, तो लास्ट डेट फिर 30 नवंबर नहीं थी, फिर एनुअल रिटर्न की डेट। तो फाइनल चीज क्या समझ में आ रही है? प्रायर पीरियड अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं कभी भी, पर एक लास्ट डेट है उसकी। और क्या लास्ट डेट है? डिटेल जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट विच एवर इज अर्ली। ये टाइम लिमिट आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर जगह ये टाइम लिमिट है, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्ली। यानी देखा जाए तो देखो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, पूरा फाइनेंशियल ईयर हर महीने में रिटर्न भरते जा रहा हूं। देखो सिस्टम क्या है मैं बताता हूं आपको, हर महीने में रिटर्न भरते जा रहा हूं, जो भी माल बेचता जा रहा हूं बेचता जा रहा हूं। साल के एंड में अगर कोई भी गड़बड़ हो गई है उसको सही करने का मौका मिलेगा। और वो मौका कब तक मिलेगा? एनुअल रिटर्न की डेट या 30 नवंबर, उससे पहले पहले। यही तो यार समझ में यार, पूरे साल अगर कोई गड़बड़ होगी मेरे से तो मैं अपनी सारी गलतियां अभी भी सुधार सकता हूं, पर उसकी लास्ट डेट क्या है? अगले साल की 30 नवंबर या इस साल का एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट विच एवर इज। यानी कि एनुअल रिटर्न की डेट से पहले पहले मेरे को एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले पहले करना है। ये सीधी सी बात समझ में आई। तो यानी कि लॉ मेरे को ना दो चीजें करता है, पूरे साल आराम से करते रहो कार्रवाई, कोई गड़बड़ होगी टेंशन में मत आओ, अभी भी मौका है आपके पास। कोई सप्लाई करा और आपने नहीं दिखाया पहले, बाद में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर एनुअल रिटर्न भरने से पहले पहले सब निपटा लेना चाहिए। क्या भरने से पहले पहले? हाँ, ये टेक्निकली आपके सामने है। इस साल का कोई आईटीसी आपको मिला था आपने अवेल नहीं करा, कोई बात नहीं, आईटीसी भी अवेल कर लेना, पर उसकी भी लास्ट डेट क्या है? एनुअल रिटर्न या 30 नवंबर की डेट पिछे। अरे यही तो लॉजिक था उधर भी। तो ये आपकी डिटेल है, तो लिख देना ये वाला टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन।
क्या हो गया क्या? ये लिख लिया? अगला टॉपिक बहुत ही इजी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद जवाब देना। एक सब है कि पूरे टैक्स पीरियड में दुकान में ताला लगा रहा, किसी कारण से मैं दुकान नहीं खोल पाया, 1 भी रुपए की गिराकी नहीं, तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई जीरो है। क्या जीरो है तो भी मुझे GSTR 1 भरना है? क्योंकि अगर भरना है तो मैं क्या दिखाऊं उसमें, जीरो जीरो दिखाना पड़ेगा, कुछ बेचे नहीं मैंने। GSTR 1 में क्या दिखाते हो भाई? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। तो भरना है कि नहीं भरना है? भरना है, भले जीरो जीरो लिख के भरना पड़ेगा। क्या लिखा है बताओ वापस से, क्या बोला मैंने, वापस से बताओ। नील GSTR 1 भरो, भरना पड़ेगा। एक बार बोलो वापस से, क्या बोला मैंने? तेज बोलो सब, बहुत बड़ी लाइन बोली मैंने अभी, क्या बोला मैंने? हाँ, अगर आप लाइबल हो तो भरना तो है, भले जीरो लिख दो कोई फर्क नहीं, हर फील्ड जीरो लिख देना, जीरो 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 जीरो, पर भरना। तो पॉइंट नंबर जो भी आ रहा है आप लिखिए। और तो और बताऊं, ये नील GSTR 1 तो ना केवल SMS से भी भर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS आता है, OTP के थ्रू बोल देना कि जीरो जीरो है, सब अपने आप वो भर जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता। बहुत सारे सप्लायर ना नील GSTR 1 भरते हैं। रूल 67A है ये। यार सुदीप एक ही दिन आया क्या केवल? 5 मिनट के लिए आए थे? चलिए, ये हो गया नील GSTR 1 का काम। और फाइनल टॉपिक, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 1। अब बताओ मेरे को, अप्रैल का GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। 11 मई आएगी? अप्रैल 2025 का GSTR 1 भरने की ड्यू डेट 11 मई 25 है। यस नो बोलो जल्दी। आपने नहीं भरा, बैठे हुए हो, भरा ही नहीं रिटर्न। वैसे आपको बताओ ना जी, रिटर्न ना भरने से वो कैंसिलेशन वेंसिलेशन सब लफड़े होते हैं, पर फिर भी एक फाइनल टाइम लिमिट का लफड़ा है। नहीं भरा है कोई बात नहीं, GSTR 1 आप भर सकते हो। कब तक बताओ जल्दी से? 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच डिटेल। ड्यू डेट से लेकर 3 साल तक भी आपको GSTR 1 में डिटेल देने का मौका दिया जाए। पहला रिटर्न खत्म हो गया, 37 का रिटर्न। क्या नाम है 37 का रिटर्न? GSTR 1 तो मत बोलो, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि 1 और 1A दोनों भी, 1A भी तो आ सकता है।
आईएफएफ भी आ सकता है। तो कोई आपसे पूछे ना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल पे देनी होती है, तो 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, 1 में, आईएफएफ में, 1A में भी आजकल अमेंडमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं बताऊं इस पूरे टॉपिक में मेन क्या चीज है। पहला प्रश्न किसको भरना होता है, और वो वाले लोग जिनको रोका गया है, 5 लोग हैं ना डिबेट वाले, हाँ, 2 टॉपिक ही हैं जो पूछे जा सकते हैं। आइए जी, अगला रिटर्न 38 का रिटर्न। एक चीज मैं बता दूं, 38 का रिटर्न टू भी है, और ये रिटर्न नहीं बनाते, ऑटो पॉपुलेटेड है। सिस्टम जनरेट करेगा, आपको कम्युनिकेट करेगा। क्या बोला मैंने? बोलो तेज, फिर आवाज ही नहीं आ रही है, बोल दो एक बार और। हाँ, तो आपको इसमें यह मतलब ना भरना कैसे में दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कौन सी डिटेल आ रही है, क्या कम्युनिकेट हो रहा है, वो ध्यान देना। तो लिखिए क्या, लिख भी देखो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल। नाम ही क्या है रिटर्न का, फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, तो भरना अपने कम्युनिकेट होती है वो डिटेल। मेरे ख्याल से तो आधा घंटा अभी है मेरे पास, सुबह 1 1.5 घंटे में हो जाएगा। संडे को 2 3 घंटे ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। वरना तो संडे को जितनी भी देर लगती मैं कराता, पर लगता नहीं है कि हो जाए। ये चला दे बेटे। आइए पहले पढ़ लेते हैं, लिखा पढ़ी बाद में देखेंगे। जो 37 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल सप्लायर ने दे दी, दे दी। The detail of outward supply furnished by registered person under 37 and an auto-generated statement containing the detail of ITC shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and manner within such time and such condition as may be prescribed. ये बचपन से मैंने आपको सिखा दिया था, तो मैंने आपको वो कंडीशन पढ़ाई थी ना कि 1 के अंदर अपलोड करेगा वही डिटेल 2B में आएगी, तभी क्रेडिट ले पाएगा। तभी मैंने आपको कह दिया था कि सप्लायर GSTR 1 भरता है, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपलोड करता है। जो सिस्टम होता है आपका पोर्टल का, वो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल से एक स्टेटमेंट जनरेट करता है और 2B के थ्रू कम्युनिकेट करता है। किनको बताइए? रिसिपिएंट्स, जिसके आधार पे रिसिपिएंट्स क्या ले पाते हैं, ITC ले पाते हैं। आपको अगर याद हो तो पहले अपन ने बात करी थी, प्लीज ITC चैप्टर खोलिए, कंडीशन इसकी ओपन करिए एक बार, बस ITC की कंडीशन देखिए। ITC अवेल करने की 6 कंडीशंस, मैं वापस एक बार बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन, रिसीट ऑफ गुड एंड सर्विस, नहीं सॉरी, क्या टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चेक तो कंडीशन 2,
सप्लायर ने 1 पे अपलोड करी हो डिटेल और आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। थर्ड कंडीशन, रिसीट होना चाहिए गुड और सर्विस जिसका क्रेडिट चाहिए रिसिपेंट। चौथी कंडीशन, सप्लायर फर्जी नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड सप्लायर नहीं होना चाहिए। शायद ये थी। रिस्ट्रिक्टेड सप्लायर कौन कौन होते हैं याद है, मैंने आपको लिखवाए थे। एक बार बोलो तो कौन कौन से सप्लायर रिस्ट्रिक्टेड है, याद है? न्यू रजिस्ट्रेंट, ये वापस से वही चीज लिखी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पहले पढ़ा हुआ है। सेकंड याद है, एक समय से लगातार टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे। नंबर 3, GSTR 1 का आउटपुट टैक्स ज्यादा है किससे? 3B से, चेक करो। नंबर 4, ITC अवेल करा है और वो ज्यादा है जो बोला गया था लिमिट के अंदर, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा अनअवेल करा है, ये कंडीशन थी। पांचवा फर्जी कौन था? जिसने रूल 86B का ब्रीच करा होगा, याद करो। पता ही है कि जब आपको इनवर्ड सप्लाई की कम्युनिकेशन आएगी तो दो टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं, बोलो। एक तो ऐसे ITC की कम्युनिकेट आएगी जिसको कि आप क्रेडिट ले सकते हो, ऐसे सप्लाई डिटेल आएगी जिसको नहीं कर सकते क्योंकि उनको रेस्ट्रिक्टेड सप्लायर माना गया। क्या माना गया बताओ जल्दी। तो पहला प्रश्न ही यही है, पहला पॉइंट क्या सीख रहे हैं? 38 में कौन से इनवर्ड सप्लाई की ITC की कम्युनिकेशंस आती? तो दो टाइप की कम्युनिकेशन आती है। पहली, ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिनका ITC आप ले सकते हो, और ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिसका ITC नहीं ले सकते क्योंकि जिन सप्लायर से आपने माल खरीदा है वो रेस्ट्रिक्टेड सप्लायर है, जो कि वो 5-6 टाइप के थे, मैंने लिखवा रखा। तो फटाफट से अब पहला पॉइंट लिखिए, इस सेक्शन में पहला पॉइंट लिखिए। रिटर्न ऑफ सेक्शन 38 is auto generated statement। थर्टी एट के रिटर्न ऑटो जनरेटेड होते हैं, कंटेनिंग फॉलोइंग डिटेल, और उसमें ये डिटेल आती है। कितनी डिटेल आती है बताइए? अब एक डिटेल आती है, दो डिटेल आती है? दो आती है। वैसे इसका फॉर्म नंबर आपको पता ही है, क्या है इसका फॉर्म नंबर? वो दोनों अब इधर से आप लिखेंगे, दिख रहा है ए और बी? बोलो ए मतलब, पहले बोलो ए मतलब क्या है, पूरा पढ़ो ए जल्दी से। डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ITC में बी अवेलेबल टू रिसिपिएंट। और बी बोलिए, कैन नॉट बी अवेल, इसके आगे लिख देना बिकॉज सप्लायर इज रेस्ट्रिक्टेड। क्यों नहीं कर पाओगे अवेल? क्योंकि सप्लायर रेस्ट्रिक्टेड। स्पेलिंग गलत है रेस्ट्रिक्टेड की, पर ध्यान रखना। और कौन से सप्लायर को रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं ये पहले लिखे हुए हैं आपने, कौन से चैप्टर में लिखे हुए हैं? ITC कंडीशन 4 में लिखे।
ये एडिशनल डेप्रीसिएशन का जो डिडक्शन होता है ना, कितना मिलता है? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने भाई? एडिशनल डेप्रीसिएशन का डिडक्शन कितना होता है? 20% मिलता है ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ये डिफॉल्ट रेजिम में मिलता है क्या? डिफॉल्ट रेजिम में मिलता है क्या ये डिडक्शन? और नॉर्मल डेप्रीसिएशन का? अरे नॉर्मल डेप्रीसिएशन का डिडक्शन दोनों रेजिम में है कि क्या है? दोनों रेजिम में मिलता है। तो अगर बाई चांस मान लो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 50 लाख की मशीन खरीदी, तो कितना छूट मिल जाएगा मेरे को ऑप्शनल रेजिम में? 50 लाख की मशीन खरीदी अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को? ऐसा क्या पूछ लिया? ये बच्चों वाला क्वेश्चन अभी नीचे वाले बच्चे बता देंगे साले। कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 50 लाख का पूरा मिल जाएगा कि डेप्रीसिएशन के रूप में मिलेगा? तो 15% तो नॉर्मल मिल जाएगा 1.5 लाख, और 20% एडिशनल मिल जाएगा 1 लाख। कितना होता है 20%? 50 लाख का 15%, 7.5 लाख तो एक मिल जाएगा, और 10 लाख एक मिल जाएगा। 17.5 लाख का डिडक्शन है। बोलो। और अगर ये मशीन 35 एडी वाली होती तो पूरा मिल जाता। ऑप्शनल रेजिम में तो पूरा मिल जाता, और डिफॉल्ट में क्या होता है इसका? 35 एडी के धंधे के लिए 50 लाख की मशीन लाता तो फिर डिडक्शन 7.5 लाख ही मिलता। बराबर है। और याद है जब वो एएमटी की इनकम निकलती है, एएमटी भूल बोला गया हो गया, अब तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो 35 एडी का डिडक्शन माइनस जो डेप्रीसिएशन है, वो जो नंबर बचेगा उसको इनकम में जोड़ के निकलती है एडजस्टेड इनकम। अरे 18.5%, 18.5% है ना ईएमटी की रेट। क्या है ईएमटी? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उन लोगों को देना होता है जो कि कुछ 3-4 सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करते हैं, 10AA, 35 AD, 80 JJAA, RB, QQB। यही थे ना सारे 5 सेक्शन ही थे शायद। मैं बता रहा हूँ कोर्स में है ये सब चीजें तुम्हारे आइडिया के लिए। चलिए, आपको याद है अभी अपने ऊपर पढ़ा था रूल 88C का इंटीमेशन जिनको आया उन व्यापारियों को डिवाइड कर देंगे फाइल करने से GSTR 1। और फिर रूल 88D भी था। तो अब समय आ गया है पहले क्या पढ़ने का? रूल 88C कहता क्या है? तो आप हेडिंग लिखिए वापस से। मतलब रहना 38 में ही, एक नया पॉइंट बना के लिख दीजिए, 38 से रिलेटेड ही है मतलब। पहले आ जाना चाहिए था वापस से, इन्होंने इसमें क्यों लिखा था? लिखिए भाई, रूल 88C। थोड़ा सा थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है एक दो जगह पे ऐसा आया था कि मेरे GSTR 1 की आउटपुट टैक्स की डिटेल ज्यादा है और 3B में क्या है, कम है। सस्पेंशन में भी एक रीजन हुआ करता था ये, वो हाथों हाथ सस्पेंशन कर देते थे और इंटीमेशन भेजते थे, ईमेल में आता था 7 दिन में रिप्लाई करना होता था। कारण बनते थे ये कैंसिलेशन वगैरह, और उसके अंदर भी आते थे। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है रूल 88C में, उसको सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है। क्या कहता है रूल 88C, पहले सुनिए बात। वेयर द टैक्स पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ,
बताइए क्या? एज अमेंडेड इन फॉर्म GSTR 1A और यूजिंग, तो जो टैक्स इनमें आ रहा है मेरा डिटेल ये, वो ज्यादा है किससे, और कितने रुपए से ज्यादा है? सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज में बी रिकमेंडेड बाय काउंसिल। और कितना ज्यादा है? वो अमाउंट और वो परसेंटेज जो काउंसिल बताए। अब वो क्या है हमारे कोर्स में नहीं, बस याद रखें। ज्यादा है कितना? इतने से ज्यादा। तो फिर जो पर्सन है जिसने ये गड़बड़ करी है उसको इंटीमेशन जाएगा उस डिफरेंस का। ये सब आपने वो पहले सस्पेंशन में भी लिखा था ना सच। ये रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिकली, और साथ में इसकी कॉपी वही ईमेल में चली जाएगी, और उस इंटीमेशन में हाईलाइट की जाएगी डिफरेंसेस को, और उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी पे कर अलोंग विथ क्या? इंटरेस्ट। या फिर एक्सप्लेन कर क्यों है ये डिफरेंस। पैसा नहीं देने तो कारण बता क्यों आ रहा है डिफरेंस। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। और वो पर्सन इंटीमेशन के बाद या तो पे कर देगा डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी मानकर कि हाँ ठीक है आ गए तो ये लो पैसे, या फिर वो रिप्लाई कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली। कितने दिनों के अंदर अंदर? और वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सेड इंटीमेशन रिमेन अनपेड विद इन कितना डेज। ना तो आपने पैसे दिए 7 दिन में, ना आपने क्या दिया? एक्सप्लेनेशन। या एक्सप्लेनेशन दिया पर वो एक्सेप्टेबल नहीं था पीओ को, तो ये अमाउंट रिकवर किया जाएगा फिर आपसे। और अगर आपको ये इंटीमेशन आ चुका है तो फिर आप GSTR 1 फाइल करने से भी क्या कर दिए जाओगे? डिबैड। जिनको इंटीमेशन आया वो डिबैड हो गए। और इंटीमेशन किनको आता है? ये रूल 88C आपको बता रहा है। किनको आता है भाई ये इंटीमेशन 88C वाला? जिन लोगों का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किसका वाला? GSTR 1 वाला, या IFF में जो उन्होंने डिटेल दी थी वो वाला ज्यादा है। किससे? 3B में बताया गया। जैसे ये डिफरेंस आता है तो ये पोर्टल की तरफ से उनको क्या जाता है? इंटीमेशन। इलेक्ट्रॉनिकली भी जाता है, ईमेल के थ्रू भी चला जाता है। और फिर 7 दिनों में उनको क्या करना होता है? या तो डिफरेंशियल टैक्स पे करना होता है या रिप्लाई करना होता है। अगर 7 दिनों में टैक्स पे कर देते हैं या रिप्लाई दे देते हैं तो उसके बाद 2 बातें होती है। देखो टैक्स दे दिया तब तो बात खत्म है। इसके बाद अगर उन्होंने 7 दिनों में ना तो क्या किया, वो टैक्स भी नहीं दिया, रिप्लाई भी नहीं दिया, या रिप्लाई दिया पर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, तो फिर उनसे वो अमाउंट रिकवर किया जाता है। क्या किया जाता है बताओ? और रिकवरी बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि रिकवरी का मतलब है डिपार्टमेंट वाली आपकी चीजों को पैसा वसूलने के लिए ऑक्शन कर देंगे, घर वर से भेज सकते हो। रिकवरी जब आती है डिपार्टमेंट, तो अगर आपने नहीं दिया पैसा तो आपको घर की चीजें बेचकर आपसे रिकवरी करेंगे टैक्स जब वसूला जाए। तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स क्या होती है वो तो फाइनल बात। तो ये है रूल 88C के इंटीमेशन वाले सप्लायर्स। क्या बोला मैंने वापस से बोलो तो? रूल 88C वाले सप्लायर। अब सेम रूल 88D भी एक और डी पे भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों साथ में लिख लें। रूल 88D देखिए अब क्या कह रहा है। ये क्या होता है? रूल 88D प्रोवाइड द मैकेनिज्म विच अलाउ सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन। अगेन सिस्टम बेस्ड है। अब ये इंटीमेशन किनको जाता है? जिन्होंने ITC ज्यादा अवेल कराओ। 88C का इंटीमेशन किनको जा रहा है? ये फर्क समझो दोनों में, किनको जा रहा है वो इंटीमेशन? जिनका आउटपुट टैक्स 1 का ज्यादा है, 3B का कम है। और ये किनको जा रहा है? जिन्होंने IT से अवेल करा हुआ है ज्यादा है। किसमें अवेल करा हुआ है? 3B में। किसके मुकाबले ज्यादा है? 2B के। वो 2B के मुकाबले 3B में ज्यादा अवेल करा। क्या आ गया सबको? और बाकी आगे का काम वही है देखो फिर। और वो ज्यादा कितने से? एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर। कंसीक्वेंटली ये रूल 88D इंट्रोड्यूस करा है। सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन है जिसमें डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड पर्सन को बोला जाएगा कि भैया पे कर वो एक्सेस अमाउंट को अलोंग विद, बताइए क्या? इंटरेस्ट, या फिर एक्सप्लेनेशन दे दे। और दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा तो ये सेम अमाउंट क्या किया जाएगा? उससे डिमांड किया। सेम लॉजिक के साथ बना हुआ है। ये प्रोविजन हेल्प करेगा मिसमैच ITC के रोकथाम। मैंने आपको 2 बार चीज बोली थी, एक बार सुनना प्लीज सुनना। मैंने आपको क्या बोला था?
टू बी में कौन सा एटीसी कम्युनिकेट होता है? ये फाइनल चीज चल रही है, भी सुनो हिसाब किताब। टू बी में कौन सा एटीसी आता है? उन बिलों का आता है जो मेरे सप्लायर ने वन पे अपलोड करे। टेक्निकली टू बी वाला ही क्लेम करना चाहिए, पर मैंने आपको बोला था कि जब थ्री बी भरा जाता है तो हो सकता है मैंने ज्यादा क्लेम कर लिया हो, किसके मुकाबले? टू बी के मुकाबले। क्योंकि थ्री बी में कौन सा एटीसी क्लेम करना होता है? सेल्फ असेस्ड एटीसी। बोलो क्या बोला मैंने? प्लीज नोट करें, कम्युनिकेट इन टू बी और थ्री बी में फर्क हो सकता है। मुझे कम्युनिकेट हो रहा है 2 लाख का क्रेडिट, पर मेरी नजर में 2.5 लाख का क्रेडिट था, तो मैंने क्लेम कर लिया 2.5 लाख का क्रेडिट सेल्फ असेस करके। तो ऐसी परिस्थिति में अगर टू बी से ज्यादा क्रेडिट अवेल करा है और वो एक्सेस अमाउंट एक लिमिट से ज्यादा है, पोर्टल ने जो डिसाइड करी होगी, तो वो पोर्टल की तरफ से मेरे को क्या आने वाला है? एक इंटीमेशन। और इंटीमेशन में क्या बोला जाएगा? वो बताएगा भैया ज्यादा ले रखा है तूने क्लेम, और वो जितना ज्यादा लिया है तू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हमें पे कर। और अगर मैंने पे नहीं करा तो फिर वही काम है, या तो रीजन बताऊं कि क्यों ले रखा है ज्यादा, या फिर उनको क्लेम करूं, मेरे रीजन से सेटिस्फाई हो गया तो बात खत्म है, नहीं तो वो रिकवरी करेंगे। तो 2 टाइप के इंटीमेशन आने लग गए अभी लोगों के पास। बताओ कौन से 2 इंटीमेशन? 88C और 88D दोनों मैचिंग के लिए है। वो भी मैचिंग का ही है, वहां पे मिसमैच हो रहा था। क्या मिसमैच है बताना? वन का आउटपुट टैक्स ज्यादा आ रहा है थ्री बी से, तो वन और थ्री बी मिसमैच। और यहाँ पे कौन मिसमैच है? टू बी और थ्री बी मिसमैच। अरे अगर लॉजिक से सोचोगे तो ये दोनों मिसमैच के इंटीमेशन है। और एक और पॉइंट इसका पीछे क्या पड़ा, ये दोनों इंटीमेशन अगर आ गए आपके पास तो आप डिबेट हो गए हो क्या फाइल करने के लिए? वन या आईएफएफ के थ्रू बिल अपलोड कर। अरे क्लियर है क्या? तो ये दोनों आपके सामने है, रूल 88C और रूल 88D। ये आगे देखो, इसमें सब कुछ वही का वही है। तो पहले तो रूल 88C में आ जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उतना उतना लिखेंगे। हेडिंग लिख ली है 88C की? बस ये, इसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं, ये लिखा पढ़ी करके आज की क्लास को विराम देंगे। 88C और 88D की। 88C लिखाऊं? देखिए, देखिए यहाँ तक। अगर सप्लायर के GSTR 1 का टैक्स पेएबल ज्यादा है थ्री बी के मुकाबले, उतने रुपए और उतने परसेंटेज से जो काउंसिल रिकमेंड करे, तो रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन दिया जाएगा उस डिफरेंस का। मतलब अब डिपार्टमेंट ना काफी चौकन्ना है मैचिंग से रिलेटेड। अब पहले क्या था, लोग बड़े शाणे बनते थे, GSTR 1 में अलग ही नंबर चल रहा है, थ्री बी में अलग ही नंबर चल रहा है, टू बी में अलग ही क्रेडिट आ रहा है, थ्री बी में अलग ही क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, सब मिसमैच। अब तो मिसमैच होते ही इंटीमेशन आने लग जाएंगे। सर इंटीमेशन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? समझा दूंगा डिपार्टमेंट के लोगों को, भैया इंटीमेशन आती है डिवाइड अलग हो जाओगे। और कैंसिलेशन के भी कारण बने, ये सस्पेंशन कैंसिलेशन के भी मिसमैच। पैराग्राफ चेंज कर देना।
हो गया है तक? ठीक है, इंटीमेशन आ जाएगा और 7 दिन आपको मिलेंगे टैक्स वैक्स देने के लिए। तो अगले 7 दिन में या तो आप टैक्स दे दो या रिप्लाई दे दो। लास्ट। अगर आपने 7 दिन में पैसे नहीं दिए, रिप्लाई नहीं दिया या रिप्लाई दिया पर संतुष्ट नहीं कर पाए, तो रिकवरी होगी। लिखते ही बोलना, याद ही हो गया होगा यार, पूरा सिस्टम ही याद हो गया होगा 88C। अब अगर क्वेश्चन आ जाए ना, बताओ कौन से सप्लायर डिबेड है, तो उसमें 88C का रेफरेंस देना, केवल वो व्यापारी जिनको इंटीमेशन मिला। लिख मत देना पूरा 88C, लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ, केवल इतना से लिख देना जिनको 88C का इंटीमेशन मिला। ब्रैकेट में लिख देना अपनी होशियारी जानने के लिए, ब्रैकेट में लिख देना जिनका GSTR 1 का आउटपुट टैक्स ज्यादा है 3B के मुकाबले। ये लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को लगे अरे यार तो होशियार है बच्चा। बताऊं क्या? अगली हेडिंग लिखो, रूल 88D। डुप्लीकेट भाई है, सब कुछ वही का वही है, 7 दिन 5 दिन सब कुछ एज इट इज, बस रीजन चेंज है यहाँ पे इंटीमेशन का। क्या रीजन है बोलो ना? वो ITC का दिक्कत है यहाँ पे, वहाँ पे आउटपुट टैक्स का दिक्कत था, यहाँ पे ITC अवेल ज्यादा है। 3B में ज्यादा है, 2B में कम है।
चलिए दिखाऊं इसके बारे में, देखिए सेम ही है, बस वो आईटीसी अवेल का चक्कर है। वही इंटीमेशन आएगा, उसमें हाईलाइट करेंगे डिफरेंस और बोलेंगे कि या तो पैसा दे दे या रीजन बता दे 7 दिनों में। ये ना ऐसे इंटीमेशन आने से ना सी लोगों की गिराकी बढ़ती है। वो इंटीमेशन आता है तो रिप्लाई करना होता है, तो रिप्लाई क्लाइंट नहीं कर सकता है, वो सीए के थ्रू ही करते हैं। और पैसा देने के लिए देखो तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि पैसा अगर देने के लिए तैयार है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट तो आप तो पागल हो। अरे इंटीमेशन आ गया और वो बोल रहा है 50 लाख दे, तो 50 लाख कहाँ से लाओगे? अल्टीमेटली रिप्लाई होता है। देख लिया क्या? आगे का पता ही होगा वैसे आपको क्या होगा इसके बाद। अब या तो आप उनकी बात मान के पैसा दे दो या रिप्लाई दे दो, फिर आगे क्या होगा? अगर बाई चांस आपने पैसा नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, या फिर रिप्लाई दिया पर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो आपसे रिकवरी करेगी। लॉजिक वही है ना। लास्ट है। अगर 7 दिन में पैसा नहीं देते, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, या रीजन जो देते हो एक्सेप्टेबल नहीं है, विल बी लाइबल टू बी डिमांड। फर्क है, ऊपर वाले अमाउंट की रिकवरी करेंगे, रिकवरी अलग चीज होता है, डिमांड अलग चीज होता है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है।
खैर ये आप समझ जाओगे फाइनल में जब आओगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड डिमांड। ये क्वेश्चन है फाइनल में, पूछ जवाब ढूंढना है इसका, पहुंचोगे तो। ये सब एज इट इज पढ़ना है आपको फाइनल में, जीएसटी तो चेंज भी नहीं होगा, फाइनल फिक्स ही है तो। खत्म भाई, तो ये दोनों रूल खत्म है, 88C और 88D। कल आगे देखते हैं बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर। कल तो खत्म होना ही है चैप्टर, तो कल खत्म हो ही जाएगा। चलिए धन्यवाद।